Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। और भाई क्या हाल चाल? सब बढ़िया सर। बढ़िया सब? है सर। बस ठीक है सर। आराम कर रहे हो सब? हेलो। हाय हाय हेलो। हाय। कोई दिख तो रहा नहीं, पानी आवाज कहाँ से आ रही है? दिख रहा है क्या? मुझे भी नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है दूसरे प्लेनेट से आवाज आ रही होगी, राइट? सर आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। सब आ गए क्या भैया? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज क्या चालू करना है अपन को? पीएनसी। पीएनसी। पीएनसी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स? नो सर। थर्मोडायनेमिक्स वाला कौन है बे? खुराफाती बच्चे। क्या बोल रहा है? गलती से आ गया। yes. कुछ दिख रहा है क्या इधर? यस सर। यस सर। पहले शुरू या और भी बच्चे आने वाले हैं? कितना 3:45 ही टाइम था ना? यस सर।
वैसा कुछ और आने वाला। लग तो रहा है यार, थोड़ी देर रुक जाते हैं, नहीं तो फिर उनके लिए लेटरल हो जाएगा। P and then C। इसमें क्या क्या होता है यार? अच्छा, ये लिखने के लिए, ओके ठीक है। हेडिंग तो डाल ही देते हैं, नहीं? Yes, sir. Permutation and combination। ठीक है, हम लोग इसमें बेसिकली क्या चीज देखने वाले हैं, क्या चीज बात करने वाले हैं, मतलब एग्जैक्टली यही नहीं, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात जरूर करेंगे। हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, ठीक है ना? क्योंकि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर किसी भी सवाल को देखोगे तो क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, इस तरीके से। व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस पर्टिकुलर जॉब कैन बी डन, इसी तरीके से सवाल आएगा। मतलब हमेशा आप काउंटिंग पूछ रहे होंगे, वो हमेशा किसी ना किसी चीज की काउंटिंग आपसे पूछ रहे होंगे, राइट? तो Yes, sir. अपन हाँ, इस चैप्टर में हमेशा यही चीज को डील कर रहे होते हैं, ठीक है ना? अब खैर बहुत सारे सवाल तो ऐसे ही होंगे जिसमें लिटरली आपको काउंटिंग करनी ही पड़ेगी। मतलब इनफैक्ट उस तरह के सवालों में ज्यादा नंबर्स नहीं होते, मतलब इन हाउ मेनी वेज होगा ना, तो आंसर होगा 4 5 7 8 10, या बीच में कुछ सिमेट्रिक लग रहा होगा तो 14 15 20 ऐसा वाला, ठीक है ना? तो कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसमें लिटरल काउंटिंग ही लगेगा, ठीक है ना? लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, या जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या कि उसमें सिंपली हम लोग कुछ तरीके से फास्ट काउंटिंग कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो वो देखेंगे अपन आगे चल के, ठीक है ना? लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले तो दो आपके कॉमन सेंस वाले थ्योरम है वैसे तो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या कहते हैं उसको? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, इसमें दो रूल्स हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कितने रूल्स हैं अपने पास? दो रूल हैं। इन शॉर्ट अगर कभी FPC बोल दे तो बुरा नहीं मानना है, ठीक है ना? क्या बोल दे? FPC, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है? तो मान लो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बेसिकली दो चीजें हैं। एक तो है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल, एक क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल, और दूसरा बच्चों आपका एडिशन रूल। अब क्या होता है, बहुत बार बच्चे पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, PNC पूरा नहीं, बट स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड इन कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन रूल, व्हाट इज एडिशन रूल। मतलब ऐसा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ होता है, बट ऐसा कुछ खुशनसीब लोग रह जाते हैं, ठीक है ना? तो कोशिश करें कि हम इतने खुशनसीब ना हो कि लास्ट Yes, तक sir. हमारे को ये पता नहीं चले कि भाई क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है एडिशन। हालांकि बहुत बार समझाया भी नहीं जाता है और बच्चे उस तरीके से मतलब देखते भी नहीं है, बस कुछ बोल दिया जाता है, बच्चा उसके हिसाब से लगाता रहता है कुछ। तो बहुत क्लैरिटी से उसको समझ ले, क्योंकि दिस इज द बेसिक थिंग। अगर आपने ये चीज कर ली, समझ ली, ठीक है ना, तो वैसे देखा जाए तो यहीं पे चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि यही हर जगह अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है ना? चाहे क्वेश्चन बहुत शानदार हो, चाहे क्वेश्चन नहीं बहुत मतलब एलिमेंट्री हो, ठीक है ना? तो ठीक. व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन रूल, व्हाट इज एडिशन रूल, ठीक है? तो जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, और ये मतलब क्या है,
बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है ना, हर जगह देखने को मिल जाएगा। अभी तो आप लोग यूट्यूब भी देखते होगे तो यही सब देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ऑब्जेक्टिव ये है, ध्यान रखना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, मतलब करेंगे, उसको भी करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सॉल्व ही नहीं करेंगे, लेकिन पॉइंट ये गुड साउंड। तो हम लोग की पॉइंट ये है कि हम इसके थ्रू जो लर्निंग्स है ना उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग की 3 अपन ऐसे बोल देते हैं कि स्टेशंस हैं। अब बोलोगे किस तरह के स्टेशंस हैं? रेलवे स्टेशन ही मान लो, Yes. ठीक है। हम लोग देर आर 3 स्टेशंस, नाम देखो कितने अच्छे हैं सबके, एक का है ए नाम, एक का बी और एक का सी, ठीक है। तो ये टाउन ए बोल दो या टाउन बी बोल दो, टाउन सी बोल दो, जो भी आपको बोलना बोल सकते हो, मतलब आपके ऊपर है, ठीक है। अब मान लो कि ए से बी जाने की सपोज कर लो 3 रास्ते हैं। अब बोलोगे सर 3 रास्ते मतलब, या 3 मोड ऑफ वेज है जिससे हम ए से बी जा सकते हैं। हो सकता है एक तरीका हो जिसमें हम बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे हो, एक तरीका हो जिससे हम साइकिल चला के जा रहे हो ए से बी, या कोई तरीका हो जैसे पैदल जा रहे हो, समझ में आ गया। और बी से सी जाने के मान लो 2 रास्ते हैं, तो हो सकता है पानी में तैर के जा रहे हो या कैसे भी जा रहे हो, ठीक है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं, कुल 3। अभी आने के भी, अगर बी से ए जाने के भी बोलूंगा ना तो वही 3 है, समझ में आ गया। कभी कभी क्वेश्चन में सब चीजें चेंज भी कर देता है, तो लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ के इंग्लिश को समझना भी पड़ता है। बहुत बार बच्चों को लगता है कि वही लिखा होगा जो सर ने कहा था पहली क्लास में, बट ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है कोई बोले कि ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं और बी से ए जाने के हो सकता है 2 रास्ते हों, मतलब कुछ ऐसी बात हो कि एक रास्ते में कुछ खराबी आ जाए, तो वो सब चीजें हो सकती हैं। बट उसके लिए ओपन रहेंगे, माइंड को भी अपना ओपन रखेंगे और घुटना भी जो है आपका अच्छी कंडीशन में काम करना चाहिए। तो ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं, 3, और बी से सी जाने के कितने रास्ते हैं, 2। अब एक सवाल जैसे मान लो आ गया, इन हाउ मेनी वेज, क्या सवाल आ गया दोस्त, इन हाउ मेनी वेज, देख रहे हो ना, वैसे ही आ रहा है। अ पर्सन कैन गो, अब कोई बोले कि नहीं नहीं सर अब तो लॉकडाउन लग गया, अब कहाँ जाएगा इधर उधर, अभी पहले भेज देते हैं हाइपोथेटिकली। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो फ्रॉम ए टू सी, 6. हाँ बीच में एक और चीज आने वाला था, वाया बी 6. 5 से 5। चलते चलते आराम चलते हैं। पहले ही बोला कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पर्पस नहीं, पर्पस है कि इससे जो लर्निंग आएगी उसको अपन को एक्सेप्ट करना है, और वही बार बार लगने वाला है, ठीक है ना, और नहीं तो फिर लगने वाला है। तो हम लोग लिखिए ए से सी जाना है और वाया क्या जाना है आपके, बी जाना है, ठीक है। और टोटल रास्ते निकालने हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, मतलब इतना कोई खास नहीं है। अगर हम उंगलियों पे गिनना भी चालू करें तो बहुत आसानी से गिन सकते हैं कि एक तो ये हो गया ए से कहाँ जा रहा है ये बंदा, बी जा रहा है, एक तरीका। फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग 2 तरीके होंगे उसके पास, तो टोटल वेज इस वाले रास्ते को पकड़ा उसने तो 2 तरीके हो गए, ए से बी, ये रोड नंबर 1, फिर सी, रोड नंबर 2, फिर सी, या फिर इसके थ्रू जाएगा तो फिर से 2, और इसके थ्रू जाएगा फिर से 2। तो देख के भी लग रहा है कि टोटल कितने तरीके हैं, 6। इसको हम दूसरी तरीके से सोचते हैं, इसको हम इस तरीके से सोचते हैं कि जो मेन जॉब था मेरा मेन जॉब क्या था, ए टू सी जाना, ठीक है। उसको हमने 2 पार्ट में डिकम्पोज कर दिया। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत फास्ट हो जाएंगे अपन, ठीक है ना। तो हम लोग कि मेन जॉब था हमारा कि ए से सी जाना और वाया बी जाना, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को हमने 2 इवेंट्स में डिकम्पोज कर दिया। कितने इवेंट्स में डिकम्पोज कर दिया, 2। एक तो बोला मैंने ए से बी जाना, एक तो बोला मैंने क्या, ए से बी जाना, और दूसरा मैंने क्या बोला, बी टू सी जाना। ए टू बी जाना और फिर बी टू सी जाना। मेन जॉब क्या था, ए से सी जाना। उसको कितने पार्ट में तोड़ा, 2 पार्ट में। 2 पार्ट। एक तो बोला ए से बी और दूसरा बोला बी टू सी। तो अगर मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए, दोनों कार्यों का होना जरूरी है, तो हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। नहीं, अगर मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए अगर दोनों कार्यों का होना जरूरी है, मतलब जॉब 1 एंड जॉब 2 टू अकम्प्लिश द मेन जॉब,
तो उस केस में क्या यूज होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे मल्टीप्लीकेशन रूल। समझ में आएगा? यहाँ देख भी सकते हो आप कि दिस इज गोइंग टू बी 3 वेज फ्रॉम ए टू बी एंड 2 वेज फ्रॉम बी टू सी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, क्योंकि फॉर एवरी वे फ्रॉम ए टू बी देयर आर कोरस्पॉन्डिंग 2 वेज। तो पहली चीज को करने के तरीके 3 है, दूसरी चीज को करने का तरीका 2 है, और दोनों को करना जरूरी है। तो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी 3 into 6 2, दैट इज गोइंग टू बी 6। तो आपको हमेशा सवाल में ऐसे आइडेंटिफिकेशन रखना पड़ेगा कि यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि हम भाई अगर मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, या फिर एडिशन लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे। उस पर हमें हमेशा आइडेंटिफिकेशन रखना पड़ेगा कि व्हाट वाज द मेन जॉब, उसको हमने कौन कौन से पार्ट में डिकम्पोज किया। कोई बोले सर 2 पार्ट से ज्यादा में भी डिकम्पोज हो सकता है। जी जनाब, 2 पार्ट से ज्यादा में भी डिकम्पोज हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में हो सकता है। इस प्रॉब्लम में नहीं, इस प्रॉब्लम में तो यही 2 पार्ट होंगे। समझ में आएगा? ये कॉमन सेंस से भी दिख रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है कोई ऐसा सवाल हो जिसमें 2 से 3 पार्ट में हो रहा हो, 4 पार्ट में हो रहा हो, तो इट ऑल डिपेंड्स इन क्वेश्चन। समझ में आएगा? लेकिन हाँ, अगर मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए सारे कार्यों का होना जरूरी है तो क्या यूज में आएगा आपका, बताइए? मल्टीप्लिकेशन रूल। रूल। समझ में आएगा? अब चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ। क्वेश्चन इज दिस कि एक आदमी है, नहीं, एक आदमी है जो ऑलरेडी इस स्टेशन बी पे बैठा हुआ है। बी पे क्या किया हुआ है? बैठा हुआ। बैठा हुआ नहीं बेटा, बैठा हुआ है। अब सुनना ध्यान से, बी पे बैठा हुआ है, अब उसको बी स्टेशन छोड़ना है, ठीक है ना। बी स्टेशन क्या करना है? छोड़ना है। ही हैज टू लीव द स्टेशन बी। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? 5। 5। अब सोचो कैसे, क्योंकि अगर वो बी पर है और उसको छोड़ना है तो इस काम को भी हम 2 पार्ट में डिकम्पोज कर सकते हैं, हाँ या ना? सर यस सर। B to तो हम A बोलेंगे बी से ए चला जाए या फिर बी से सी C चला चला जाए। जाए। तो बी से ए जाने के रास्ते 3 3 और बी से सी जाने के रास्ते 2। 2 लेकिन इस बार आप मेरे से पूछिएगा कि सर आप प्लस क्यों यूज कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए दोनों कार्यों का कंप्लीट होना जरूरी नहीं। किसी भी एक कार्य को आपने कर दिया, द मेन जॉब इज डन। मेन जॉब क्या था? ही हैज टू लीव द स्टेशन बी। तो इफ ही हैज टू लीव द स्टेशन बी, तो अगर वो ए पे चला गया तो भी उसका मेन जॉब डन हो गया, सी पे चला गया तो भी उसका मेन जॉब डन हो गया। इन सच केसेस व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज एडिशन। यानी मल्टीप्लिकेशन रूल मेरे लिए कैसा दिखेगा? मेरे को एंड टाइप का दिखेगा। कैसा दिखेगा? एंड टाइप का दिखेगा, ठीक है ना। और एडिशन रूल कैसा दिखेगा? और इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं। नहीं, कौन सा वाला दिखेगा? इंग्लिश वाला। और मतलब या तो ये इधर और ये, तो भी मेन जॉब। तो जैसे क्या हुआ, मान लो कि अगर कभी ऐसा सवाल आया, मान लो आपके पास कि कोई एक जॉब है जिसको आपने एन पार्ट में डिकम्पोज कर दिया, समझ में आया, और मान लो मेन जॉब कंप्लीट हो जाता है किसी एक पार्ट को करते ही, तो क्या यूज होगा? एडिशन। लेकिन अगर मेन जॉब कंप्लीट करने के लिए सारे कामों का होना जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन। दिस इज अ वेरी सिंपल रूल और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर जगह वैलिड है। आप चाहो तो ठंड के मौसम में इसको अप्लाई करो तब भी चलेगा, गर्मियां आ रही हो, हाई टेम्परेचर हो, 50 डिग्री भी क्रॉस कर चुका हो, आप मतलब जैसलमेर के रेत के टीले पे बैठ के भी लगाओगे, यही चीज होना है। समझ में आएगा? कहीं से रिजल्ट्स डिफरेंट नहीं होंगे। मैंने पिछली बार गया भी था मैं जैसलमेर, वहां भी देखा तो मैंने देखा द आंसर वाज डिफरेंट कुछ भी नहीं आया। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। चलिए, जो भी लिखने की इच्छा हो लिख लीजिए, मैं थोड़ा नहीं पानी पी लेता हूं। यस सर। फिर भी किसी को कुछ डाउट रह गया हो कि नहीं सर ये वाली चीज एक बार फिर से समझा दो, रादर देन की रिपीटेड। डन है क्या सबका? यस सर।
कुछ हम सिंपल एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स करके देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पीएनसी में एक दिक्कत बच्चों को बहुत आती है कि सर सवाल तो सॉल्व हो जाते हैं, आंसर नहीं आ रहा। तो क्या होता है कि आगे चल के जैसे ये देख रहा हूँ केसेस वेसेस बनते हैं बहुत बार, ठीक है ना। ये जो एडिशन रूल वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत सारा होगा कि मतलब आप कोई जॉब कर रहे हो, उसको तोड़ा आपने कि भाई ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब इतनी क्लैरिटी से हर बार नहीं दिखता कि या तो ये वाला रास्ता है या ये वाला रास्ता है। हो सकता हो कि 4-5 केसेस बन रहे हो कि इसमें भी ये काम हो रहा है, इसमें भी ये काम हो रहा है, इसमें भी ये हो रहा है, इसमें भी ये हो रहा है। समझ में आएगा? Yes, sir. और फिर बच्चा कोई एक पर्टिकुलर केस नादानी से छोड़ देता है, नहीं फिर वो मिलता नहीं। तो हम लोग को हमेशा ये सब चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि ऐसा तो नहीं कि कोई केस मिस हो रहा है, मतलब उसका फोबिया नहीं डेवलप करना है, बस आपको एक बार रीचेक करना है, ठीक है ना, उतना ही कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर फिर भी उसके बाद भी छूट जाए तो वो छूटना ही था, उसका क्या ही कर सकता था मैं। लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा इन सब चीजों में विजिलेंट रहेंगे कि भाई कौन सी चीज है और कौन सी चीज नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ओवर काउंटिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है कि आपने क्या किया कि आंसर आ रहा था x और आपका आ गया 2x, ठीक है। तो आपने क्या होता है कि बहुत बार कोई चीज डबल काउंट कर रखी होती है, ठीक है। अब जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो वहां हर चीज बतलाया जाएगा कि भाई ये चीज करोगे, इस मेथड से जाओगे तो ओवर काउंटिंग होगी, ऐसा ऐसा। या कभी ऐसा नहीं भी बतलाया तो आपने कभी ओवर काउंटिंग की तो उसको रीजन आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, आपको बतला सकते हैं कि ये ओवर काउंटिंग हो रही है, ठीक है ना। बट उसके Yes, sir. बाद भी मतलब कुछ ऐसे बच्चे मिल ही जाते हैं, मतलब कुछ मिल ही जाते हैं, ठीक है ना, जो फिर से वही मेथड लगा देते हैं इवन दो दे नो कि मतलब बताया जा चुका है कि भाई इसमें ओवर काउंटिंग होगी, फिर भी दे अगेन अप्लाई दैट मेथड। अब उसका रीजन मुझे नहीं पता, हो सकता हो एक रीजन हो सकता है गलती से, नहीं तो लगा देते हैं वो फिर से, और फिर से परेशान होते रहते हैं, और फिर लास्ट में पूछते हैं सर स्टडीज सर पीएनसी छोड़ दे तो चलेगा ना। तो या इट वर्क्स। बट हम लोग को अगर पहले स्टार्ट करना है तो ये 2-3 चीजें बिल्कुल अपन फिक्स करें कि इन सबको नोट डाउन करते रहें कि जब भी हम कोई केस मिस कर रहे हो या कभी भी ओवर काउंटिंग की चीज कर रहे हो, ठीक है ना, उसको ऐसा नहीं कि रफ में किया था सर ध्यान नहीं क्या ओवर काउंटिंग है, यू शुड राइट इट एवरी मेथड विच यू आर राइटिंग। अगर वो गलत है तो क्यों गलत है वो पता करना बहुत जरूरी है, वो रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। नहीं तो पहला थॉट जो है आपकी घुटने की दिमाग की हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगी, और जब वो हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा, गलती होने की संभावना बहुत रहेगी, ठीक है ना। बाकी चैप्टर बहुत कूल सा है, मतलब आप चाहो तो इसमें बहुत बढ़िया नंबर निकाल सकते हो। जेईई एडवांस में भी कोई ऐसा सवाल नहीं आया जो अपने पढ़ाने से ऊपर का आया हो, कभी समझ में आएगा तो उस सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसा ही आएगा जो भी आएगा, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स बोले हैं उस पर, अगर आपने ध्यान रखा तो दिक्कत नहीं आएगी फिर। पहला एकदम सिंपल एलिमेंट्री क्वेश्चन दे रहा हूँ। 10 स्टूडेंट्स compete in a swimming race. 10 students compete in a swimming race. In how many ways can they occupy the first 3 positions? तो बहुत बार कुछ नए वर्ड्स भी आएंगे आपके लिए, तो उस सब पे विजिलेंट रहेंगे, और ऐसा नहीं कि फिर से भूल जाएंगे। कुछ लैंग्वेज टिपिकल टाइप के लैंग्वेज आते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर से सवाल में आ गया, फिर से आपको समझ में नहीं आया क्या लिखा है, तो सब अच्छे से समझना क्लैरिटी के साथ जरूरी है। ऑक्यूपाई द फर्स्ट 3 पोजीशन, मतलब यहाँ पे चैलेंजेस थोड़े अलग से होंगे, ठीक है ना। एज्यूमिंग नो डेड हिट, डेड हिट का क्या मतलब होगा, मरी हुई गर्मी, नहीं। टॉलरेंस की डेड हिट का मतलब होगा कि कोई भी 2 स्टूडेंट्स सेम टाइम पे फिनिशिंग लाइन को नहीं टच करेंगे। क्या होगा बता, कोई भी 2 स्टूडेंट सेम टाइम पे फिनिशिंग लाइन को नहीं टच करेंगे। 720 सर 720 आ गया। सर 720 7 नहीं, बच्चे का एक का आंसर भी आया चैट बॉक्स में, क्या नाम है बच्चे का, पलक। सबका हो गया भैया?
हाँ सर। ठीक है, किसी को टाइम चाहिए होगा तो बोल देना, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि चुप रहना। चलिए, तो एक्चुअली क्या है कि 10 लोग स्विमिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मतलब ठीक है ना, मतलब अलग अलग थॉट्स नहीं कि सर 10 लोग कूदे तो थे सर, अंदर ही रह गए, तो एक केस वो भी हो जाएगा, तो मतलब उस तरह के केसेस नहीं लेंगे, ठीक है ना। और सर 10 के 10 सेम टाइम पे फिनिशिंग लाइन को टच कर रहे हैं, तो वो भी केस नहीं होगा, क्योंकि वो लिखवा दिया मैंने, एज्यूमिंग नो डेड हिट, ठीक है ना। तो पहला पोजीशन ऑक्युपाई करने के कितने रास्ते हो सकते हैं? 10। वैसे तो पहले से पता होता है कि या तो ये आएगा फर्स्ट या तो वो आएगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें मानना पड़ेगा कि कोई फर्स्ट आ सकता है, क्योंकि तरीकों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हाइपोथेटिकली चलेंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग बोल सकते हैं कितने हो सकते हैं? 10। लेकिन जैसे ही फर्स्ट पोजीशन ऑक्युपाई हो गया ग्रुप, सेकंड के लिए कितने लोग बच गए फिर? 9। 9। नहीं, क्योंकि एक तो ऑक्युपाई करके बैठ गया है। नहीं समझ में आए बिल्कुल बताएंगे। फिर हम लोग बोले थर्ड पोजीशन पे अगर हम आते हैं दोस्त, तो 8। फिर अब कितने लोग बच गए? 8। तो क्या ऐड कर दे तीनों को? नहीं सर, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? रीजन, क्योंकि तीनों पोजीशंस अगर ऑक्युपाई करने हैं तो ये तीनों काम होने जरूरी है, यानी मेन जॉब तभी कंप्लीट होगा व्हेन ऑल द 3 वर्क्स आर डन। तो यानी कि दिस इज मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज 720। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको हो सकता हो कभी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अलर्ट रहिएगा तो ठीक रहेगा। 7 flags of different color are there find the number of different signals that can be transmitted by the use of two flags, one over other, one above other, one above the other. कितना बेटा? 42। So 42. 42। सर 14। 14 कैसे हीरो? नहीं, एक्सप्लेन करेगा तभी समझ में तुक्का आएगा। मार रहा है। तुक्का मार रहा है? नहीं, तुक्का उक्का मत मारना, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है, लर्न करना पड़ेगा बेटा ये। तो बहुत सारे बच्चे जैसे अभी आगे चलेंगे ना, तो हम एनसीआर एनपीआर टाइप के डेफिनेशंस पढ़ेंगे, अभी तो यूज नहीं करेंगे जब तक पढ़ नहीं रहे। तो फिर ऐसे ही बच्चों का आता है सर 5C8, मैंने सॉरी 5C4, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग 7 फ्लैग्स हैं, ठीक है, तो 7 फ्लैग्स हैं और हम लोग बोले एक के ऊपर एक फ्लैग रखकर हम सिग्नल बना रहे हैं। किस चीज के लिए बना रहे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन बोल रहा है कि एक फ्लैग के ऊपर एक फ्लैग रख रहे हैं अपन, ठीक है। तो जैसे हम एक फ्लैग के ऊपर एक फ्लैग रख रहे हैं गुरु, एक चीज समझना। तो जैसे एक फ्लैग हमने यहाँ रखना है और फिर एक फ्लैग हमने नीचे रखना है इसके, ठीक है, तो ही सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होगा, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट है कि इस वाले चीज को हम कितनी तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। तो देयर आर टोटल 7 फ्लैग्स, तो हम किसी भी एक फ्लैग को यहाँ टिका सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। तो 7 वेज है। लेकिन जैसे ही पहले वाले को आपने टिका दिया, अब दूसरे वाले फ्लैग को रखने, मतलब अगर दूसरे वाले फ्लैग को रखें तो हमारे पास कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं? 6। 6। तो उन 6 में से कोई एक रखेंगे, और सिग्नल कब बनेगा? जब दोनों फ्लैग रखेंगे। तो दैट इज सिंपली 7 into 6, 6। दैट इज 42। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। यस सर। अगर फिर भी किसी को लग रहा हो दिक्कत तो पूछ सकता है। नंबर ऑफ वर्ड्स, अरे बिल्कुल एलिमेंट्री सवाल है। विच कैन बी फॉर्म from the letters of the word
miracle. If vowels occupy. पहला है odd position, दूसरा पार्ट है इसका even position. सर 9 देखो ढंग से देखो क्या आ रहा है. सर फर्स्ट का 81. Sir, 576 or 144? करें डिस्कस करें क्या? मतलब if everyone has attempted. Yes, sir. Yes, sir. Just 1 second. ठीक है, ले लो 10 सेकंड 15 सेकंड ले लो और. चलो अब करते हैं, ठीक है ना. इसमें क्या कह रहा है देखो ध्यान से कि हाँ मतलब एक का लास्ट में शिवम का शायद सही आ रहा है. तो नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरेकल. तो मिरेकल में पहले तो देख लो 7 अल्फाबेट्स है ना शायद, MIR, हाँ 7. और बोला कि वॉवल्स ऑक्युपाई द ऑड पोजीशन. पहला 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना. और द कॉन्सोनेंट्स आर MRCL एंड द वॉवल्स आर IE.
अब पहले देखना है इस पोजीशन को कौन सा पोजीशन कहने वाले होगे तुम, फर्स्ट पोजीशन ही कहोगे ना, इसको क्या कौन सा पोजीशन कहोगे, सेकंड पोजीशन, इसको क्या कहेंगे, थर्ड। मतलब ये थोड़ा सा ऑब्वियस है, कोई पूछे सर इधर से क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं अपन, देखो नंबर ऑफ वेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, लेकिन हम जनरली ऐसे ही जो भी वर्ड्स होंगे ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही काउंट करते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, ग्लिच नहीं होना चाहिए आपको कॉन्सेप्चुअल। और ये सिक्स्थ और सेवेंथ, अब ये क्या कह रहा है कि वॉवेल्स ऑक्युपाई द ओल्ड पोजीशन, वॉवेल्स कौन सा ऑक्युपाई कर रहे हैं, ओल्ड पोजीशन। मतलब ये जो आई ए ई है गुरु, ये कौन सी पोजीशन में जाएगा बताओ, फर्स्ट पे थर्ड पे या थर्ड पे या फिफ्थ पे या फिर सेवेंथ पे। सेवेंथ पे, ठीक है ना, ये चार पोजीशन। शायद लास्ट वाला आंसर भी गलत है, उल्टा होगा फिर। तो आप पहले समझिएगा ध्यान समझिएगा। तो हम लोग बोले कि जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर वॉवेल रखना है, टिकाना है, ध्यान रखना। तो पहले को फिल करने के कितने रास्ते होंगे गुरु, 3 वेज, नहीं थर्ड को 2 वेज, और फिफ्थ को 1 वेज। A1. 1, नहीं तो फर्स्ट को 3, थर्ड को 2, फिफ्थ को 1। 1. आप कोई बोले सर सेवेंथ का क्या करना है, बहुत सारे बच्चे तो बोलते ही नहीं कि सेवेंथ का क्या करना है, नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वॉवेल सेवेंथ पे भी आ सकता था। ये आपने 135 पे रखा, क्वेश्चन ने थोड़ी बोला 135 पे। Yes. तो बोले सर वो जो लेकिन वैकेंट पोजीशन है वो लेगा कौन, तो देखो कांस्टेंट कॉन्सोनेंट के ऊपर तो कुछ बोला ही नहीं ना उसने। कॉन्सोनेंट के लिए बोला क्या कि उसको इवन पे ही रहना जरूरी है, नहीं बोला। यानी कॉन्सोनेंट तो ऑड पे भी रह सकता है और इवन पे भी रह सकता है। तो इफ देयर इज वन पोजीशन वैकेंट आफ्टर अरेंजिंग द वॉवेल्स, तो उस पोजीशन को कौन ऑक्युपाई करेगा, कॉन्सोनेंट्स। Consonant. समझ रहे हो बात को। तो यानी हाँ, यहाँ पे आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं था कि वॉवेल्स 135 पे हो सकता है, देयर आर केसेस जैसे वॉवेल कैन बी एट 135, वॉवेल कैन बी एट 137 आल्सो, हाँ या ना, वॉवेल्स कैन बी ऑन 157 आल्सो। 157 क्या है, पोजीशन, वॉवेल्स कैन बी एट 357 आल्सो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ सर। वॉवेल्स इस पे भी रह सकते हैं, 135 वाले पे भी रह सकते हैं, 137 वाले पे भी रख सकते हैं, 157 वाले पे भी रख सकते हैं, और 357 वाले पे। वॉवेल्स और कहीं रह सकते हैं क्या, इसके अलावा तो नहीं। इसके अलावा नहीं, ठीक है। तो हम लोग लिखे हाउ मेनी वेज आर देयर, 4। तो चलो मैं पहले 135 के वेज काउंट कर रहा हूँ, 4 केसेस हो गए, ध्यान रखना, भूल मत जाना फिर से। जैसे पहले वाले में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि चलो पहले वाले में काउंट करते हैं, कितने तरीके हो गए, 3 into 2 into 1। ये किसके लिए हो गए दोस्त, वॉवेल्स एट ऑड पोजीशन। और कॉन्सोनेंट्स को जब रखना चालू करोगे बेटा तो यहाँ 4, 3, 2 और ये क्या आएगा 1। तो यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, 4, 3, 2, 1 फॉर व्हाट, कॉन्सोनेंट्स, फॉर कॉन्सोनेंट्स। ये किसके लिए हमने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ वेज, पहले वाले के लिए। अच्छा इस दूसरे वाले में अगर 137 पे अगर मैंने वॉवेल रखा होता, सोच के बतलाना, अगर मैंने 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे और 7 पोजीशन पे वॉवेल रखा होता, तो क्या नंबर ऑफ वेज इससे ज्यादा आते हैं, कम आते हैं, या यही आता, ज्यादा आते हैं, 3 into 2 into 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है ना, यही आते हैं। यही Same आता आएगा. Same. यही तो आएगा ना रे, और कैसे आएगा। फिर यहाँ पे आप Yes, 1 के sir, लिए same 3 ही लिखते, आएगा. थर्ड के लिए 2 लिखते और 7th के लिए 1 लिखते, तरीके तो ही आएंगे। तो हर एक में इतनी तरीके आएंगे, तो ओवरऑल किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4। 4 से। एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 576। ये समझ में आया, किसी का नहीं आया तो बताओ भाई, टाइम तो से मैंने पूरा आ दिया, गया सर. हाँ, फिर भी किसी को नहीं आया तो बोल सकता है, देख लो। अच्छा इसको हम एक और तरीके से सोच सकते थे, दूसरा तरीका हम इसी में कैसे सोच सकते थे, सोचे कि हमारे पास टोटल 7 प्लेसेस थे ना, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास टोटल कितने थे, 7। ये कॉन्सोनेंट से क्यों मल्टीप्लाई किया, कॉन्सोनेंट से नहीं मल्टीप्लाई किया बेटा, ये 4 हैं कि वॉवेल्स 135 पे हो सकते हैं, 137 पे हो सकते हैं, 157 पे हो सकते हैं, या 357 पे हो सकते हैं। अगर आपने सिर्फ इतना लिख के छोड़ा है तो ये आपका आंसर गलत है, सिंपल रीजन कि आपने वॉवेल्स को सिर्फ 135 पे रखा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑड पोजीशन पे रहना चाहिए।
तो दे कैन बी एट 137 ऑल्सो, दे कैन बी एट 357 ऑल्सो, ठीक है ना। तो थोड़ा सोचिए, समझ में आएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम दूसरा तरीका यहाँ पे क्या सोच सकते थे कि जैसे 4 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है, किसी बच्चे को लगा कि ये 4 जो है ना नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, हालांकि मैंने कभी ऐसा बोला नहीं है, बट पता नहीं वो 4 उनको ऐसा कैसे लगा। और 3 क्या है, वॉवेल्स हैं, यही है। अच्छा, एक चीज पक्का है क्या, 2 4 6 पे तो वॉवेल ही आएगा ना, हाँ या ना, सॉरी कॉन्सोनेंट ही आएगा ना, हाँ सर। पक्का। Yes, sir. तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट को फिल करने का तरीका बताओ, सेकंड पोजीशन, 4 4, 4 3 2 इस पे 3 3 और इस पे 2 2 ये करने के बाद मेरे पास क्या बचा बताओ, ये करने के बाद मेरे पास अब क्या क्या बचा हुआ है, 3 वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। 3 वॉवेल 1 कॉन्सोनेंट, ये कहाँ जाएंगे, ऑड पोजीशन पे ही जाएंगे। हाँ सर। और एक चीज मेरे को सिंपल सा जवाब देना कि अगर 3 वॉवेल और 1 कॉन्सोनेंट यहाँ जा रहे हैं तो क्वेश्चन का कंडीशन तो सेटिस्फाइड है ना कि वॉवेल तो ऑड पोजीशन पे ही है। हाँ सर। Yes, sir. हमारे पास ये टोटल क्वांटिटी कितनी है, 4 है। 4 तो अब मेरा क्वेश्चन है कि इस प्लेस को कितनी तरीके से फिल कर सकता हूँ, 4 4, इस प्लेस को 3, इस प्लेस को 2 और इस प्लेस को 1 अब इसमें कॉन्सोनेंट कहीं भी आ गया होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वॉवेल हमेशा ऑड पोजीशन पे और आएगा। कहीं क्या होगा। यानी कि हम लोग बोले कि दिस इज 4 into 3 into 2 into 1 हो गया, किसके लिए, ये हो गया आपके पास एक कॉन्सोनेंट और 3 वॉवेल के लिए, और फिर 4 into 3 into 2 किसके लिए हो गया, कॉन्सोनेंट्स के लिए कॉन्सोनेंट एट इवन पोजीशन। तो इसका भी क्या आएगा, 576, 576। ठीक है। दूसरे वाले का 144। ध्वनि जी, ये वाली चीज समझ में आ गया क्या आपको, आपने जो पूछा, आप लिख रहे हैं कि नहीं सर वो नहीं कहा, तो नहीं समझ में आया फिर मुझे कि आपने क्या पूछा था फिर। सही वेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स पूछा था वेज ऑफ कॉन्सोनेंट तो कुछ था ही नहीं बेटा, कॉन्सोनेंट का सर। वेज ये 3 into 2 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1, ये वाला, ये हाँ ये तो ऑफ कोर्स 3 into 2 into 1 करते ही ये तो आपका खत्म हो गया ना यहाँ पे पोजीशन, नहीं। तो अब ये जैसे 4 है, ये 3 है, ये 2 है, नहीं, और नहीं, यहाँ वो समझ आ गया फिर सर। ऑड के लिए पूछा तो ऑड की पोजीशंस को तो मल्टीप्लाई किया, बट फिर ये कौन वॉवेल्स की पोजीशन के लिए पूछा था ना उसने तो। वॉवेल्स ऑड पोजीशन पे हूँ, यही है ना। हाँ तो वॉवेल्स ऑड पोजीशन पे ही तो है, 3 to 1 से 135 पे एक बार, यस सर एक बार 137 पे भी है, तो उसके लिए भी सर ये जो वो समझ आ गया कि ये तो 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि सारी पॉसिबल वेज निकालनी थी। हाँ, बट अपने कॉन्सोनेंट की वेज भी तो वो कर ली ना मल्टीप्लाई। तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। तो आप, अच्छा आप कह रहे हो कि सिर्फ हम वॉवेल से बना दें, हाँ पूछ रहे। नहीं क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरेकल, मतलब इससे हमें वर्ड्स बनाना है। अच्छा आप ये भी लिख लो अगर आपको वो कंफ्यूजन हो रहा है तो, टेकन ऑल एट ए टाइम। किसी का माइक ओपन है शायद, पीछे की वॉइस ज्यादा आ रही है। फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, अब ठीक है ध्वनि, सर थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेकन ऑल एट ए सर टाइम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, हाँ सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, ऐसे 4c3 into 3 factorial into 4 factorial। क्लास में रहने की जरूरत नहीं है आपको फिर, सर क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि एनसीआर एनपीआर जब पढ़ाएंगे तब यूज करेंगे, नहीं फिर भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो मतलब मुझे लगता है आपको सब आता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास बेटा। चले आगे बढ़े, यस सर चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और मतलब सबको यूज करना है सारे लेटर्स को, ऐसा नहीं कि 3 लेटर यूज करके बना लेना है या 2 लेटर, तो फिर उससे तो बहुत सारे बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the letters of the word tough, बेसिक से पढ़ाया जा रहा है ना, इसलिए अभी एनसीआर एनपीआर यूज नहीं करवा रहा हूँ, तो आप लोग बोलोगे सर बेसिक से नहीं पढ़ाते ना। if the letters of the word tough are written
in all possible ways and then arranged. As in a dictionary. Then find the rank of the word tough. मतलब क्या किया गया है? मतलब ऑल पॉसिबल वेज मतलब पांचों लेटर को साथ में रखें, ठीक है ना? If the letters of the word tough are written in all possible ways, ठीक है, and then arranged as in a dictionary, मतलब जैसे डिक्शनरी सजाते हैं ना वैसे ही सजाया गया, तो उस डिक्शनरी में टफ का कौन सा रैंक होगा? 5 लेटर वर्ड ही हैं सारे उस डिक्शनरी में। सर E1 का आंसर क्या था पहले में? इवन का हमने आंसर निकाला ही नहीं बेटा। वो काफी इजी था वैसे, 144 आएगा शायद। ठीक है सर। इवन में तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर इवन पोजीशन पे रखेंगे वर्ब्स को तो यहाँ पे 3 तरीका हो गया, इधर 2 तरीका हो गया, इधर 1 तरीका हो गया। इधर पूरी इंसाफ के साथ चल रहा है, कहीं ज्यादा कम नहीं है, इक्वालिटी चल रहा है, PV इक्वल टू NRT। इधर 4 3 Yes, yes. 2 और 1, ये कौन हो गया? कॉन्सोनेंट सेट नहीं, ऑड पोजीशन हो गया, और वॉवेल सेट इवन पोजीशन। तो मेरे ख्याल से 4 3 2 1 into 3 2 1, ठीक है, इसका आएगा 144। चलिए अगला वाला सवाल देखिए। एटी 89 सर, हाँ 89। सर 89। हाँ 89 ठीक है, मुझे लग रहा है टफ को ही छोड़ दिया था नहीं। हाँ, टफ को छोड़ दिया। फिर सवाल टफ हो जाता। करें डिस्कस, सब लोगों ने अगर अटेम्प्ट कर लिया हो तो। यस सर। यस सर। ओके, जैसे इस तरह के केसेस में हमें अल्फाबेटिकली सोचना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो अल्फाबेटिकली सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा, ठीक है? तो देखो डिक्शनरी अगर कभी देखा हो, मतलब इन केस तो सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। जैसे क्या होता है कि ए वाले पहले आ जाते हैं, या फिर ए वाले पहले चालू होंगे, या फिर उसके बाद AB वाले चालू होंगे, फिर AC वाले, ऐसे चलते हैं, ठीक है ना? तो जैसे टफ के बारे में भी अगर बात करें तो अल्फाबेटिकली जो सबसे पहला वर्ड आएगा या डिक्शनरी का पहला वर्ड, तो दैट मस्ट बी स्टार्टेड विथ G। नहीं, अब किसी को पूछ रहा हूँ कि सर कैसे, तो बतला देना। फिर उसके बाद कौन सा होगा? H,
फिर कौन सा होगा ओ, O फिर कौन सा होगा टी, T और फिर कौन सा होगा यू। U घोटू। यानी कि पहला वर्ड क्या बन रहा है, घोटू नहीं। तो लगी घोटू इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस डिक्शनरी। अब देखो जी वाले जितने होंगे सब बनेंगे ना, जी वाले जितने होंगे सब बनेंगे। इसमें क्या टफ आएगा क्या? नहीं ना, इसमें टफ नहीं है। टी से जब स्टार्ट होगा तब आएगा। टफ तो नहीं हो गया ना ज्यादा। तो नहीं अलग सर। पहले, हाँ पहले, अब जी वाले जितने होंगे, जितने वर्ड्स बन सकते हैं सब बनेंगे। अब बोलोगे सर कैसे बनाओगे जी वाले वर्ड? तो जितनी तरीके से हम लोग एच ओ टी यू को अरेंज कर पाएंगे उतनी तरीके से हो पाएगा, हाँ या ना बोलो। यस तो सर। अलग पहले वाले को फिल करने का वही तरीका हो गया, चार, फिर अगले 4 वाले के लिए 3 तीन, फिर दो, फिर एक। फिर एक। यस सर। तो अलग की टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे 24 स्टार्टिंग विद जी? 24 24। फिर अब कौन से वाले बनेंगे? एच, H वाले और एच वाले भी उतने ही बनेंगे जितनी तरीके से पीछे वाले को अरेंज करेंगे, मतलब वो भी 24। 24 बनेंगे। फिर यस ओ वाले भी कितने बनेंगे? 24। 24। 24। अब टी वाले 24 मत बना देना दोस्त, हाँ सर। ठीक है, इसी में टफ होगा। तो देखो टी से जो पहला वर्ड स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा? टी के बाद जस्ट कौन आएगा? जी। जी। तो टीजी करके जितने वर्ड होंगे स्टार्टिंग विद दीज टू अल्फाबेट्स, टीजी वाले जितने होंगे सब बनेंगे। तो टीजी वाले कितने बनेंगे? जितनी तरीके से 6 नीचे वाले तीन हम अरेंज कर पाएंगे, यानी 3 2 1 दैट इज 6। 6 तो अलग कि इसके लिए 6 हो जाएगा। फिर टीजी के बाद कौन से बनेंगे? टीएच, TH वाले और टीएच वाले भी कितने बनेंगे? 3 6 19 6। फिर कौन से बनेंगे? टीओ वाले। तो ऐसे सारे बना मत देना क्योंकि इसी में टफ बनेगा। लेकिन टीओ के बाद नेक्स्ट कौन जगह लेगा? जी। टीओजी करके बनेगा। टीओजी वाले कितने बनेंगे? 2, 2 into 1। नहीं समझ में आया तो बतला दीजिएगा। और फिर आ उसका रहा है सर। टीओजी के बाद कौन सा आएगा बेटा? टीओ। TOH H तो इसके भी 2। 2 लेकिन अब कौन बनेगा? टीओ OU और उसके अगला वाला जी GH और एच बन गया यहाँ पे। फिर 1 थोड़ा स्लो इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको दिखता रहे। तो इधर गया 72। नहीं तो ये सब खटाखट लिखने वाली चीज होती है कि अच्छा पहले वाले तो तुरंत काउंट कर लेता है, जी वाले 24 बन रहे हैं तो एच वाले भी वही बनेंगे, ओ वाले भी, और फिर टी से चालू होता कहानी। तो ये 72 हो गया, और प्लस ये हो गया 12 और 4। तो ऐसा नहीं कि बस ये 88 काउंट करके लिख दिया, क्योंकि इसका जब रैंक काउंट करोगे तो ये भी जहां टिकेगा वो होगा। तो 88 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 89। ठीक है जी, कोई लिख रहा हो तो लिख लो, नहीं तो अगला सवाल देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज four-lettered word. Yeah. Find the number of four-lettered word. Find the number of four-lettered word which can be formed. Find the number of four-lettered word which can be formed using only the letters from the word daughter. If each word is to include G. I didn't catch that. Could you try again? You try again. If each word is to include G. सिर्फ इन्हीं लेटर्स को यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स को यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो जितनी बार आया है उतनी बार ही यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डी सर हम 3 बार यूज कर सकते हैं, एक बार आया है एक बार ही यूज करेंगे।
840. हाँ सर 840 आया. हम्म 840 सर. डिस्कस. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Yes sir. देख लो, इफ ईच वर्ड इज टू इंक्लूड जी, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग बोल रहे हैं कि हर एक वर्ड में जी होना. जी को यूज करेंगे ही करेंगे. ठीक है, तो देखो 4 लेटर का वर्ड बना है तो जी कहीं ना कहीं तो आके बैठेगा ना. या तो जी आपका पहले पोजीशन पे आके बैठेगा, या दूसरे पे, या तीसरे पे, या फिर चौथे पे. मतलब रहेगा तो सही कहीं ना कहीं. नहीं तो जी को कितने रखने के तरीके हो गए? जी को रखने के 4. तरीके मेरे ख्याल से 4. इधर एट दिस प्लेस और दिस प्लेस और दिस प्लेस और दिस प्लेस. मान लीजिए आपने कहीं एक जगह रख दिया, मान लो कि आपने यहाँ रख दिया, तो अब आपको 3 जगह भरनी पड़ेंगी. किससे? बाकी बच्चों से. DAUHTER से. मतलब कितने हैं टोटल? 7. तो जैसे आपने जी को ये पोजीशन रख दिया तो ये पोजीशन खत्म हो चुका है. अब इस वाले प्लेस को भरने के तरीके हो गए 7, 7 6 5 उसको 6 और उसके अगले वाले को 5. 5 दिस इज 8 4 0. 4 0. या दूसरा तरीका होता है इस तरह के केस में कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग, कि हम इसमें क्या करते हैं कि उल्टा कर देते हैं. जैसे टोटल पहले तो काउंट कर लेते हैं 4 लेटर वर्ड वाले वेज. ठीक है ना. तो हमारे पास टोटल कितने? 8 है अल्फाबेट्स डॉटर में. नहीं तो हम ले लें कि पहले वाले प्लेस को फिल करने का तरीका 8, 8 7 अगले वाले को 7 6 5. सबसे पहले मैंने क्या किया बताओ, कि टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड जो बन सकते हैं सब बना दिए. अब ये जितने भी वर्ड्स होंगे, ठीक है ना, मतलब निकाल नहीं रहा हूं अभी तो, मतलब जितने भी वर्ड्स होंगे उन सारे में हम क्या बोल सकते हैं कि या तो जी होगा या फिर जी नहीं होगा. मतलब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें जी होगा और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे ना जिसमें जी नहीं होगा. हाँ या ना? यस सर. पक्का? यस सर. तो ये Yes, लेकिन sir. टोटल 4 लेटर के वर्ड बनेंगे सारे, जितने हो सकते हैं 4 लेटर के वर्ड सारे बना दिए मैंने यूजिंग डॉटर. ठीक है ना. अब हम इसमें से क्या हटाएं सो दैट कि हम अपने आंसर पे आ जाए. तो हमें इसमें से वो हटाना पड़ेगा ना जिसमें जी नहीं जी है. नहीं होगा. हाँ सर. तो जी नहीं होगा तो कैलकुलेट करना बहुत इजी है ना. जी हटा दिया. हाँ. अब हमारे पास 4 अल्फाबेट बच गया. हाँ 7 अब 6 पहले 5. प्लेस को कितनी तरीके से फिल करोगे? 7 7 6 5 4. 6 5 5 4. और फिर 4. तो माइनस क्या कर दिया? 7 6 5 4. आप देख लो 7 6 5 फिर से कॉमन आ जाएगा. 8 minus 4 is going to be 4 again. So this is going to be again 840. 40. ठीक है सबके लिए? Yes sir. हाँ सर. आज सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. If there are m monkeys, if there are m monkeys and n masters, find the number of ways monkeys can be given to masters. If a master has any number of monkeys.
a master can have any number of monkeys? This is the question. सर n के पावर m, n के पावर m. सबका आगे क्या? Yes, sir. सर n की पावर m. m की पावर m. n की पावर m. n की पावर m. सबका ही है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं कि m मंकीज हैं और ये किसको देने हैं बेटा? मास्टर्स को। टोटल मास्टर्स कितने हैं? n। तो पहला वाला जो मंकी है इसको बांटना है, ध्यान रखना। तो जो पहला वाला मंकी है वो हम कितनी तरीके से दे सकते हैं? या तो पहले मास्टर को दे दें, या दूसरे को दे दें, या तीसरे को दे दें, या ns को दे दें। तो पहले वाले मंकी को देने के तरीके कुल कितने हुए दोस्त? n। दूसरे वाले मंकी के बारे में बतलाइए। n तरीके हैं उसको भी n तरीके हैं, क्योंकि अ मास्टर कैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकी। तो जब आप सेकंड वाले को भी दीजिएगा दोस्त, तो या तो आप पहले को दीजिएगा, या दूसरे को, या तीसरे को, या चौथे को, या nth को। यानी कि दूसरे वाले मंकी को भी देने के तरीके n है। n है. तीसरे वाले मंकी को भी देने के तरीके n n है कि मास्टर कैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकी। और इस monkeys तरीके जो mth मंकी है उसको भी देने के n उसको भी तरीके. देने के तरीके n है। तो ये टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं? टोटल m times. m टाइम्स। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? n की पावर m. m। तो बहुत सारे बच्चे इसमें m की पावर n भी निकालते हैं, तो अपन बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो कार्य करने के लिए दिया गया है वही करेंगे, ठीक है ना? कुछ भी सोच के नहीं बस लिख देंगे आंसर, ठीक है? तो इसमें बहुत गलती होती है बहुत सारे बच्चों की, बट ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चैट बॉक्स में भी आंसर आए हैं m की पावर n वाले। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग जैसे इसमें बार बार एक फैक्टोरियल यूज करेंगे, ठीक है? तो अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बोलोगे क्या है सर फैक्टोरियल? फैक्टोरियल अगेन एक ऑपरेशन है, एक नोटेशन है, ठीक है ना? जैसे कोई कहता है कि n फैक्टोरियल, ठीक है? तो इधर दिस वे ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। दो तरीके हैं शायद, क्या ये दो तरीके हैं जिससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? n फैक्टोरियल को। व्हाट इज n फैक्टोरियल? Product of first consecutive natural number. मतलब बोले कि n फैक्टोरियल इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ, ये डेफिनेशन है इसका, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या है ये? दिस इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ सर? तो इसका मतलब गणित के हिसाब से ये हुआ कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब 1 into 2 into 3 into 4 ऐसे लिखेंगे तो क्लास खत्म हो जाएगी। तो डॉट डॉट यूज करना पड़ेगा एंड सो until कहां तक? n। दिस इज द मीनिंग ऑफ n फैक्टोरियल।
अब तो क्या है, फैक्टोरियल में कुछ वैल्यूज तो हमें याद ही रखनी पड़ेंगी दोस्त, जैसे कि 1 फैक्टोरियल ऑफ कोर्स 1 है, 2 फैक्टोरियल ऑफ कोर्स 1 into 2 2 है, लेकिन 3 फैक्टोरियल ऑफ कोर्स 3 नहीं है, ये 6 है। ठीक है, क्या है 3 फैक्टोरियल 6, 1 into 2 into 3। 4 फैक्टोरियल क्या हो गया दोस्त, दिस इज 24। 5 फैक्टोरियल क्या हो गया 120। 120, 6 फैक्टोरियल 720। 720, और एक लास्ट 7 फैक्टोरियल तक तो याद रखिएगा, उसका एक आता है 5040। 5040। उसके आगे कुछ आता है तो भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, बट 7 फैक्टोरियल तक हम जरूर 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 जुलूल याद करें। ठीक है, अब जैसे देखो n फैक्टोरियल को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये चीज तो आपके लिए है। बाकी हम लोग बोले n फैक्टोरियल को, हाँ बोलो। 0 फैक्टोरियल क्या होगा? आने दीजिए प्रभु, आने दीजिए। नहीं डालने लेकिन n फैक्टोरियल आने दीजिए, मतलब अभी आगे बताया n फैक्टोरियल को हम लोग बोल रहे हैं कि हम और भी तरीके से, जैसे सिंप्लीफिकेशन, जैसे कभी कभी होता है ना कि इस तरह के सवाल आ जाते हैं आगे चल के, जैसे देखोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, लिमिट कहीं लिख देगा n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ऐसे कुछ करके बहुत सारी चीजें आती हैं। मतलब कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की चीजों का सिंप्लीफिकेशन बहुत बार आएगा। तो जैसे हम नीचे वाला जो n प्लस 1 फैक्टोरियल, वैसा नहीं कि सर n से n काट दिया, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट दिया, ठीक है, देख लेना, वो अलग तरीका है। इसमें हम लोग क्या सोचते हैं कि जो n प्लस 1 फैक्टोरियल है, सुनना ध्यान से, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 into 2 into 3 टिल कहां तक जाएगा, ये n प्लस 1 n से होते हुए जाएगा, हाँ या ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर दें तो n फैक्टोरियल इंटू क्या हुआ दोस्त, n प्लस 1। यानी कि हमको सिंप्लीफिकेशन के पर्पज से बहुत बार इस तरह की चीजें आनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारे को सिंप्लीफिकेशन करना नहीं आया फिर, और ये कैंसल आउट होके अपने आप ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी दोस्त, 1 अपॉन n प्लस 1। तो मेनी टाइम जैसे n फैक्टोरियल है 1 into 2 into 3 टिल n, तो इसको बहुत बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑफ कोर्स कि दिस इज n into n minus 1 फैक्टोरियल, हाँ या ना, क्योंकि 1 से लेकर n minus 1 तक का फैक्टोरियल लगा दिया, n छोड़ दिया। ऐसे ही कोई बोले कि नहीं सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n into n minus 1 into n minus 2 फैक्टोरियल, हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करेगा क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की सिंप्लीफिकेशन है, उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो दीज आर द वेज इन विच हम n फैक्टोरियल को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये कब हमें सोचना पड़ेगा इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, जब कुछ सिंप्लीफिकेशन आई हो। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे सहमत हो गए शायद कि n फैक्टोरियल कैन बी ऑलवेज रिटन लाइक दिस, n फैक्टोरियल कैन बी ऑलवेज रिटन लाइक दिस, n into n minus 1 फैक्टोरियल। इसमें कोई दिक्कत है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स? सोच लो एक बार। नो सर, नहीं लिख सकते, मतलब कोई डाउट? अच्छा, एकदम धक से एकदम लगा है, चलिए कोई बात नहीं। तो यानी हम इसमें n की कोई ही वैल्यू रख सकते हैं, हाँ या ना, रख सकते हैं। तो जैसे मैंने n इक्वल टू 1 रखा, तो n इक्वल टू 1 रखा, तो 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू कितना हुआ, 0 फैक्टोरियल। और यहां से देखो 0 फैक्टोरियल तो बाय डेफिनेशन तो डिफाइन नहीं है दोस्त, ठीक है, लेकिन जब हम इसमें, क्योंकि n की कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू रख सकते हैं, अभी हमारी बात हुई थी, तो 0 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, और यहां से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका 1। अब पॉइंट क्या है दोस्त कि बहुत सारे लोग हो सकता है बोले कि यार सर इसका तो डेफिनेशन ही नेचुरल नंबर के लिए था, मैं खुद भी कह रहा हूँ इसका डेफिनेशन ही नेचुरल नंबर के लिए था, ठीक है, लेकिन अगर आपने 0 फैक्टोरियल को 1 असाइन नहीं किया तो बहुत जगह ऐसी कैलकुलेशंस में आप फंस जाओगे या गड़बड़ हो जाएगी, आपने नॉट डिफाइंड लिख दिया जबकि वो चीज ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं टू मेंटेन ऑल दोज कंसिस्टेंसीज, मतलब कुछ गड़बड़ इनकंसिस्टेंट मैथ में ना हो जाए, तो टू मेंटेन ऑल दिस, क्योंकि देखो डेफिनेशन वाइज तो ये नहीं आ सकता, क्योंकि डेफिनेशन किसके लिए, नेचुरल नंबर, ठीक है, और 0 फैक्टोरियल तो वहां से नहीं आएगा। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत जगह ऐसे कैलकुलेशंस आएंगी, ऐसी चीजें आएंगी जहां पे आपको 0 फैक्टोरियल को 1 लेना पड़ेगा, और नहीं तो हर बार कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, या फिर आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट जैसे ही, तो पता चलेगा ये तो एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमको मैथमेटिक्स जो है
वो आगे बढ़ने का सहारा दे रहा है। बहुत बार होता है ना कि मुझे खुद से नहीं दिख रहा है कि भाई वो चीज क्या हो सकती है, लेकिन हमने क्या किया कि इक्वेशंस के थ्रू, गणित के थ्रू वहां तक पहुंच गए, और इसलिए फिर हमने क्या कह दिया कि भाई 0 फैक्टोरियल का हमने एक वैल्यू ही असाइन कर दी ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। एंड विच वैल्यू वी हैव असाइन, जो यहां से हमारे पास फॉर्मूले के थ्रू आ रहा है, एंड दैट वैल्यू इज व्हाट 1 इक्वल टू कितना 1। तो यानी कि हम लोग बोले 0 फैक्टोरियल, अब से हमको हमेशा कितना लेना पड़ेगा 1। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। चलिए लिखना हो तो फटाफट लिखिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सबका डन है? किसी को लिखने का Yes, sir. समय कहीं तो बतला दीजिएगा। बोलो, कोई बोल रहा? चलो ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्या है, फैक्टोरियल में एक ये रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये यूज में आ जाता है। 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल इज 2 की पावर n, इसको प्रूव भी कीजिए खुद से, इनटू n फैक्टोरियल इनटू 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल 2n माइनस 1। करके देखिए खुद से, 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल 2n माइनस 1, दिस इज 2n फैक्टोरियल। हाँ सर, हो गया। पक्का? हाँ सर। हो गया सर। तो बहुत इजी है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि Yes, 2n sir. फैक्टोरियल को जैसे आप लिखोगे तो ऑफ कोर्स कहां तक लिखोगे, 1 से लेकर 2n तक। तुरंत सर। तो जब बेटा 1 से 2n तक आप लिखिएगा तो इसमें कुछ इवन नंबर्स दिख रहे होंगे शायद, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता हूँ, बट देखना थोड़ा। अच्छा, इसमें ऑड नंबर कितने हैं और इवन कितने हैं? N और N. n n और n इवन n। क्योंकि 2n है तो ऑफ कोर्स n ऑड होंगे और n क्या होंगे, इवन। ऑड वाले को पीछे सरका दे रहे हैं, जितने भी ऑड थे सबको पीछे सरका दिया इधर, तो ये n नंबर अलग हो गए। और जो इवन वाले थे और वो भी n थे, तो हर एक में एक 2 होगा, तो 2 2 2 सबसे खींच लो तो 2 की पावर n आ जाएगा। अब जिस 2 से हमने 2 खींचा होगा तो उसका तो 1 ही बचा होगा। जब 4 से हमने 2 खींचा होगा तो 2 बचा होगा, 6 वाले से 3 बचा होगा, और ऐसे करते करते 2n वाले में क्या बचा होगा, n। तो ये चीज तो दिख रही है ना कि ये n फैक्टोरियल की परिभाषा है, और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो रहा है, 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल क्या है 2n माइनस। देख लीजिएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दिस। अब ये बोलोगे कि सजावट की विषय वस्तु है, आंसर इज नो, ये सजावट की विषय वस्तु नहीं है। बहुत बार मल्टीपल करेक्ट में ही इसी नंबर को, जैसे कुछ होगा इनकी वैल्यू के लिए, मान लो 100 के लिए 200 फैक्टोरियल होगा, और कुछ नीचे होगा मान लो 100 फैक्टोरियल, तो 200 फैक्टोरियल अपन 100 फैक्टोरियल आपका आंसर आ रहा है मान लीजिए, और ऑप्शन में दिया हुआ है 2 की पावर 100 135 टिल 199। तो बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझे? जैसे मान लो कि आपका किसी क्वेश्चन में आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, 200 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल, ऐसा आ रहा है, और आप देखोगे ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं है। ऑप्शन में कुछ एक ऐसा चीज दी हुई है, 2 की पावर 100 इंटू 135 टिल क्या दिया हुआ है 199।
अपन देख के बिल्कुल एकदम भाव विभोर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं मैच होता, बर्बाद हो गया। ठीक है, तो आप इतना मतलब मत होइएगा। देखिएगा n की वैल्यू 100 रखिएगा तो 200 फैक्टोरियल, ये 100 फैक्टोरियल तो डिवाइड करके लिखोगे तो यही चीज तो आ जा रही है ना। देखिए, तो ये सब कभी होगा तो आपको थोड़ा सा टैकल करना पड़ सकता है। चलिए एक सवाल लिखते हैं, फाइंड द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 100 फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर इसी सवाल को ऐसे पूछता है कि इफ 100 फैक्टोरियल equal to 2 की पावर m into I, where I is odd integer, where I is क्या है, odd integer, and m belongs to natural numbers। ऐसा सवाल पूछता है, then find m। दोनों सेम चीज है, बताएं। Sir, 97. हम्म, $96। करें डिस्कस। सर 97। सर एक मिनट जी सर। ठीक है, करें। यस सर। चलिए अगर हम प्रीवियस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे तो उसमें फिर आपको हो सकता हो थोड़ा गड़बड़ कर दो आप। जैसे हम प्रीवियस वाले को लगाएंगे तो 100 फैक्टोरियल इज 2 की पावर 50 into 50 फैक्टोरियल, और फिर आप मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखो 135 till 99, राइट। ये तो कोई लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये ऑड इंटीजर है, तो वी डू नॉट नीड टू राइट दिस, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे यहाँ से देख के सिर्फ 50 बोल देते हैं, ये गलत है क्योंकि जानते हो 50 फैक्टोरियल में भी 2 की पावर्स होंगी, क्योंकि ये 1 से 50 तक का प्रोडक्ट है। तो अगर ये 1 से 50 तक का प्रोडक्ट है तो ऑफकोर्स इसमें भी 2 के एक्सपोनेंट मिल रहे होंगे, इसमें कतई नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि ये ऑड है। तो इसको अपन हटा सकते हैं, तो यानी कि 50 फैक्टोरियल में अगर हम बात करें तो दिस इज 2 की पावर 25 into 25 फैक्टोरियल into ऑड इंटीजर,
अब 25 फैक्टोरियल में ऐसा नहीं कि सर 25 फैक्टोरियल इज 2 की पावर 12.5, ना ना, लेकिन 25 फैक्टोरियल में होगा तो सही 2 के एक्सपोनेंट्स, क्योंकि 1 से 25 तक का प्रोडक्ट है। तो फिर हम इसको कैसे लिख देते हैं, जैसे भी सिखाया था मैंने आपको, कैसे लिखेंगे? 25 into 24 factorial. 25 इंटू 24 फैक्टोरियल ऐसा लिख लीजिए। और यहां से फिर हम 24 फैक्टोरियल को जब लिखेंगे तो दिस इज 2 की पावर 12 इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू ऑड, और फिर ऐसे ही फिर 12 फैक्टोरियल को लिखेगा तो 2 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू ऑड, 6 फैक्टोरियल को लिखेगा तो फिर से 2 क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, तो अब इसको 3 फैक्टोरियल को 1 2 3 लिख दीजिए, ज्यादा बढ़िया, इंटू ऑड। तो देखिए पहले हम देख सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल में इसे 50 तो आ ही गए 2 के एक्सपोनेंट, फिर 50 फैक्टोरियल में घुस के देखा तो 25 और आ गए, फिर मैंने 24 फैक्टोरियल में घुस के देखा तो 12 और उसमें 2 के एक्सपोनेंट मिले, फिर हमने 12 फैक्टोरियल में घुस के देखा तो 6 और मिले, फिर 6 फैक्टोरियल में देखा तो 3 और 3 फैक्टोरियल में देखा तो 1, तो दिस इज 3 + 1, दैट इज टोटल आई थिंक 97 है। लेकिन ये काफी लेंदी चला गया, हमारे पास ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, जैसे ये देख सकते हो 75 12 87 6 93 और 3 96 और 1 97 टोटल जाएगा। हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है, सुनिएगा ध्यान से। हम ये बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर p, कोई भी प्राइम नंबर p हो सकता है, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है तो हम 100 फैक्टोरियल में 2 का पावर निकाले। कोई बोले कि सर 3 का भी इससे निकाल सकते हैं, आंसर इज यस, आप किसी भी प्राइम के लिए इसको यूज कर सकते हैं। कब कब यूज कर सकते हैं, तो आप 24 इंटू 7 यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल निकालने वाले हैं। पहले देखते हैं, हम 2 की पावर निकाल रहे हैं, 2 का एक्सपोनेंट इन 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल छोटा नंबर इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको दिख जाए एक बार कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो जैसे हम इसको पूरा ही लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखना, जब 10 फैक्टोरियल की बात करोगे, इनफैक्ट किसी भी फैक्टोरियल की बात करो, चाहे आप 100 फैक्टोरियल की बात करो, तो बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिसमें 2 कम से कम एक बार आएगा। ऑड छोड़ दो, जितना भी है 2 4 6 8 10, इन सब में 2 कम से कम एक बार आए। तो ऐसे कुल कितने नंबर हैं, ये कैसे निकाल सकते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं दिस विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इंटीग्रल क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते आप कि 2 की पावर 1। आप समझ लो मेरा क्वेश्चन क्या है कि 10 फैक्टोरियल जब मैंने लिखा 1 से लेकर 10 तक, तो ऐसे कितने नंबर है जिसमें 2 कम से कम एक बार है? तो इसका आंसर नॉन इंटीग्रल नहीं हो सकता है कि सर ऐसे 5.5 नंबर है, नहीं, जो भी आंसर होगा दैट मस्ट बी इंटीग्रल। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या होना चाहिए, 10/2 की पावर 1। देख सकते हो ऐसे कितने नंबर होंगे, 5 ही तो हैं जिसमें 2 कम से कम एक बार है। ऐसे कोई 3 के लिए बोलता तो वो भी निकालता, कि अगर वो भी बोलता कि ऐसे कितने नंबर है जिसमें 3 का एक्सपोनेंट कम से कम एक बार आएगा, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 10/3 की पावर 1 दिख रहा है, कितने ऐसे नंबर है, 3 ही है। तो 10/3 की पावर 1 का या 10/3 का इंटीग्रल पार्ट निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, 3 ही तो आएगा ना, एक ही एक्सपोनेंट आ। कोई बोले कि नहीं सर अच्छा सुनना, ऐसे भी नंबर होंगे इसमें जिसमें 2 का एक्सपोनेंट कम से कम 2 बार आया होगा, जैसे आप देख सकते हो इस नंबर को 4 है 8 है, कम से कम 2 बार आया होगा। तो ऐसे कितने नंबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि दैट कैन बी कैलकुलेटेड जस्ट बाय इंटीग्रल पार्ट ऑफ 10/2 स्क्वायर। देखो 10/4 वैसे तो देखो 2 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन मुझे उसका क्या चाहिए दोस्त, इंटीग्रल पार्ट, मतलब हम लोग बोलेंगे कितना 2, और देख भी सकते हो 4 और 8। ऐसे ही कोई बोले कि नहीं सर हमें तो बताओ कितने ऐसे नंबर होंगे, नंबर जिसमें 2 कम से कम 3 बार आया होगा, 1, एक ही आएगा, इसी का इंटीग्रल पार्ट 10/2 क्यूब का। कोई बोले नहीं 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 आप बताओ कि 2 की पावर 4 आया हो, तो देखो बेटा 2 की पावर 4 आ गया हो किसी नंबर में तो 16 हो गया, तो 10 फैक्टोरियल तक में तो 16 आएगा नहीं ना, और बाकी आप 10/2 की पावर 4 से डिवाइड भी करोगे, उसका इंटीग्रल पार्ट निकालोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आप देख सकते हो ना कि टोटल कितना हो जाएगा, 8। इंटीग्रल पार्ट को रिप्रेजेंट करने का एक ये तरीका होता है,
अगर किसी बच्चों को लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ कि दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटीग्रल पार्ट। जैसे अगर हम कभी ऐसे लिखे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। मतलब वो नंबर का क्या बतलाएगा, एक्स नंबर का क्या बतलाएगा, इंटीग्रल पार्ट। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि अगर हम ऐसे सिंबल को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और जहां बोल रहे हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, तो अब देखो उसका फॉर्मूला बन गया ना, कि कोई बोल रहा है कि एक्सपोनेंट ऑफ पी इन एन फैक्टोरियल, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ई और ब्रैकेट में पी ऐसे लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा, पहली चीज होगी नहीं कि 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट होगा, तो हमको निकालना है क्या बताओ, p की पावर 1 वाला, यानी कि n अपॉन क्या होगा दोस्त, p की पावर 1 का इंटीग्रल पार्ट ऑफ n अपॉन p की पावर 1। फिर कोई बोलेगा सर कि p की पावर 2 वाला भी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन इज कि कब तक निकालते जाएंगे, तो आंसर इज बताओ कि जब 0 आना चालू हो जाएगा तो फिर छोड़ देंगे, बाकी ऐसे डॉट डॉट करके सोन लिख सकते हैं। अब समझ में आया ये क्या लिखा हुआ है या नहीं, एकदम ही नहीं समझ में आया कि क्या लिखा हुआ है। आ गया सर। आ गया पक्का। Yes, sir. दिस इज Yes, ऑल्सो sir. ए फॉर्मूला जिसको आप यूज कर सकते हो टू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम इन व्हाट, n फैक्टोरियल। जैसे भी 100 फैक्टोरियल वाला खेल देखें आप, जैसे अगर कोई बोलता है कि सर 100 फैक्टोरियल बताइए कितने 2 होंगे, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, 100 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस कितना लिखेंगे, 100 अपॉन 2 स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना। और ये कहां तक जाएगा बाबू, दिस विल 2 की गो पावर टिल 6 100 अपॉन 2 की पावर 6 तक, क्योंकि 2 की पावर 7 क्या होता है, 128। अब यहां से आप निकाल सकते हो 100 अपॉन 2 इज 50। अब मैं क्या है कि अपना कॉमन सेंस लगा लेता हूँ, मैं आगे लिखता ही नहीं हूँ ऐसे, तो देखो क्योंकि 100 अपॉन 250 और फिर 2 स्क्वायर, मतलब इसी को एक बार और 2 से डिवाइड हो रहा होगा, नहीं समझ में आया? 100 को मैं 2 स्क्वायर से डिवाइड करूं या 50 को 2 से डिवाइड करके उसका इंटीग्रल पार्ट ले लूं, बात तो बराबर ही है ना यार। यस सर। तो हम लोग बोले इसके बाद जस्ट बाद में क्या लिख दूंगा, 25, फिर इसी को 2 से फिर से डिवाइड करके उसका इंटीग्रल पार्ट 12, फिर इसी को 2 से डिवाइड करके कितना 6, फिर 3, फिर 1, सीधा क्या आ जाएगा 97। को मुझे नहीं 100 फैक्टोरियल में आप सब 3 की पावर बतला दो, तो बेटा हम 3 से पहले डिवाइड करेंगे 100 को, कितना आ जाएगा 33, 3 फिर एक बार और 3 से डिवाइड करोगे उसका इंटीग्रल पार्ट लोगे 11, 11 फिर एक बार और डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 3 3 3 9, और फिर शायद एक और आएगा ना, यस सर। पक्का। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा 48। 3 का अगर एक्सपोनेंट कोई पूछ रहा है और बाकी 2 का एक्सपोनेंट पूछ रहा है तो दैट इज 97, ठीक है। कोई लिखना चाहे तो लिख लो फटाफट से। डन है सबका, या कोई लिख रहा है, नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं। हो गया सर, आवाज नहीं आई, गनगन आ रहा। हो गया सर। हो गया, हाँ सर। चलो एक और लास्ट सवाल करते हैं फिर अपन क्लास ऑफ करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ साइफर्स। व्हाट इज साइफर्स? नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर फर्स्ट डेसिमल प्लेस। अरे वाह, पूरा अच्छे से ही रटे हो क्या। साइफर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, 0 होता है। नहीं, नंबर ऑफ डेसिमल आफ्टर फर्स्ट पता नहीं क्या बोला वो कहीं अलग जगह रट्टा मारा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ साइफर्स एट द एंड ऑफ 2022 फैक्टोरियल। मतलब जैसे 2022 फैक्टोरियल जैसे लिखोगे ना मल्टीप्लाई करके, लिखोगे तो नहीं, लेकिन 2022 फैक्टोरियल जब मल्टीप्लाई करके हम बनाएंगे, समझ में आ रहा है क्या, जो नंबर आएगा उसके एंड में कितने जीरोस होंगे, बीच वाले नहीं, वो निकलने का नहीं, हम लोग बोले एंड में कितने जीरोस होंगे वो बताइए। फिफ्टी थ्री। ठीक है, 53, 224
503 हम्म, 224 496 503 224 Sir, 503. पक्का? हाँ सर. चलिए, तो सिंपल सी बात बताइए और सोचिए कि अगर हम 2020 फैक्टोरियल तक इसको बना के लिख रहे हैं 2022 फैक्टोरियल तक, तो इसमें बहुत सारे नंबर होंगे जिसमें बेटा 2 आएगा, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिसमें क्या आएगा 5 आएगा, और उन्हीं से जीरोस बन रहे होंगे, हाँ या ना? मतलब आप सोचो ना कि जीरो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा होगा, तो हम लोग जीरो का फॉर्मेशन सिंपल तरीके से हो रहा होगा कि एक 2 और एक 5 जब जब मिल रहे होंगे तब तक क्या बन रहा होगा, एक जीरो बन रहा होगा। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर 10 के बाद फिर 20 वाला जीरो आता है, फिर 30 वाला जीरो आता है, ये दोनों भी बीच में मिलकर गुल खिला सकते हैं और एक जीरो क्रिएट कर रहे होंगे, समझ रहे हो? तो हम लोग 2022 फैक्टोरियल में बहुत सारे 2s आ रहे होंगे, बहुत सारे 5s आ रहे होंगे, और जितने 2 और जितने 5 मिलेंगे आपस में तो एक जीरो बनता जा रहा होगा, समझ रहे हैं? 10 को भी आप ऐसे बेसिक यूनिट से तोड़िए ना कि 2 और 5 दिखेगा, 20 में भी आप देखोगे कि एक 5 होगा, एक 2 होगा, या 2 2 होंगे, समझ में आ रही बात? तो यानी हम तो बस ये निकाल लें कि 2s कितने, 5s कितने, उसके हिसाब से बनेगा। और इसमें भी हम क्या लगाते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट, कि जो लिमिटेशन में होगा उतने ही जीरो बनेंगे। सोचो क्यों? किसी भी फैक्टोरियल में अगर मैं पूछूं कि 2 का एक्सपोनेंट ज्यादा होगा या 5 का एक्सपोनेंट ज्यादा होगा, बताओ? 2 का. 2 का। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप 2022 के फैक्टोरियल में अगर 2 का एक्सपोनेंट निकालोगे तो आप 2 की पावर 1 से डिवाइड करोगे, 2 स्क्वायर से डिवाइड करोगे, 2 क्यूब से डिवाइड करोगे, और इस तरीके से आप निकाल रहे होगे। आप समझ रहे हो बात को? और अगर आप 5 में निकालोगे तो 5 से भागा दोगे 5 स्क्वायर, यानी कि ये क्वांटिटीज कितनी आएंगी, छोटी आएंगी। तो जीरोस तो सिर्फ 5 के हिसाब से ही बनेगा ना, हाँ सर. जीरो सिर्फ 5 के हिसाब से बनेगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ सर. तो हम लोग कि अगर जीरो सिर्फ 5 के हिसाब से बनने वाला है तो हम सिर्फ 5 ही कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे 2 छूट जाएंगे, उनसे जीरो नहीं बन रहा होगा। तो हम लोग यहाँ सिंपल सी बात कह रहे हैं, समझ में आ रही क्या बात? तो हम लोग बोले सिर्फ 5 वाला काउंट कर लेते हैं ना, तो फिर 2022 अपॉन 5 की पावर 1 करोगे तो कितना आएगा, 404, सही है? फिर इसको 5 से डिवाइड कर दो, मुझे लग रहा है 80 आ जाएगा। फिर कितना आएगा, 16, फिर 3, इसके बाद तो कुछ नहीं आएगा। 4 3 7 6 13 के 3 हासिल 1, 503। समझ में आ रही बात? क्या आएगा, 503। क्या आएगा, 503। समझ में आ गई बात? यस सर। पक्का? हाँ सर. चलिए, तो मेरे ख्याल से इट इज डन। और हम फिर अगली क्लास में फिर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और उसमें जो भी रूल्स वगैरह उस पर बात करेंगे दोस्त, ठीक है? और देखते हैं, होमवर्क तो अभी कुछ नहीं दे रहे, अभी जो आपके पास होमवर्क ऑलरेडी है तो उसको करिए, ठीक है? बाकी देखते हैं अगर अगली क्लास से कुछ होमवर्क वगैरह आएगा तो देन वी विल सी, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू Bye, एवरीवन, थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो। Bye.